बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखने वालों को, सुनने वालों को मोहम्मद नदीम बाबर का सलाम पहुंचे। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस बात का कि आप लोगों ने हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद किया कि हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छी बात से, बल्कि मुझे 2-4 कमेंट्स ऐसे भी इनबॉक्स पे आए, वो कहते हैं कि हमारा फील्ड बिल्कुल एविएशन नहीं है, तो हम आपकी अच्छी बात सुनने के बाद बाकी ट्रेनिंग नहीं देखते। तो ये कमेंट्स मैं एप्रिसिएशन में लूं या जिसमें लूं, मुझे नहीं इस बात की समझ। खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट बहुत छोटी होती है, अच्छी बात से करते हैं। दिलों को जीतने का मकसद रखें। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अल्लाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते इंसानों के दिलों से होकर गुजरते हैं। दिलों का ख्याल रखा करें। आज एक छोटा सा वाकया आपको सुनाएंगे। जुनैद का हजरत जुनैद बगदादी बनने तक का सफर, बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत स्मार्ट। ये चीजें सीना बसीना चली होती आती हैं, कुछ किताबों से पढ़ी होती हैं, कुछ बुजुर्गों से सुनी होती हैं। तो इनमें अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो अल्लाह से भी माफी मांगते हैं, आपसे भी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो एक बुजुर्ग हरगिज न थे। जुनैद के नाम से बादशाह के पहलवान थे, और इतना तगड़ा पहलवान था कि उसके आगे हर बंदा चित ही हुआ करता था। जुनैद की दूर दूर तक धूम थी, दूसरे मुल्कों में धूम थी। और जब भी मेला लगता, बादशाह और राया सब देखती। स्टेडियम, ग्राउंड, कुछ भी होता, उसमें सब बैठे होते, और जुनैद का जो भी मद्दे मुकाबिल होता, वो जब आता तो जुनैद का एक वार भी ना सह पाता और चित हो जाता। ये जुनैद का रिकॉर्ड था। और बड़ी बड़ी दुनिया, बड़ी बड़ी ताकतवर पहलवान उसके सामने आते हुए घबराते थे। और बहुत दफा ऐसा भी मेला आया कि जिसमें जुनैद का नाम तो बुलाया गया, लेकिन उसका मद्दे मुकाबिल ना आया, क्योंकि जुनैद की धाक इतनी थी। एक दफा एक अजीब वाकया हुआ कि जिसने जुनैद की जिंदगी बदल के रख दी। जैसे ही आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, जुनैद का शजरा नस्ब दिया। पहलवान है कोई जुनैद के मुकाबले में? जुनैद अपने अंदाज में जब बाहर निकला तो मद्दे मुकाबिल एक शख्स, एक नहीफ पतला, जिसे हम सिंगल पसली कहते हैं, वो आके खड़ा हो गया। ना उसने जिस्म पे तेल मला हुआ था, ना उसने लंगोटी पहनी हुई थी, वो अपने लिबास में मलबूस था। सारी राया बादशाह को हैरत हुई कि ये कौन आज अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए जुनैद के सामने आ खड़ा हुआ है। जुनैद ने जल्दी से देखा और कहने लगा, क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं जो मेरे सामने आके खड़े हो गया? उसने कहा, जुनैद अपने काम से काम रख, कुश्ती लड़ मेरे साथ। जुनैद ने कहा, एक दफा फिर सोच लो। तो उसने कहा, नहीं, सोच तुम लेना। जब ये बातें हुई तो जुनैद और उस शख्स के हाथों में हाथ पड़े, तो एकदम से उस शख्स ने करीब होके कहा, ऐ जुनैद, तू जानता है मैं पहलवान नहीं, मेरा जिस्म बताता है मैं पहलवान नहीं, लेकिन मेरी 3 बेटियां जवान हैं जिनकी शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं, और आज ये मुकाबला अगर मैं जीत जाता हूं
تو مجھے اس مقابلے کی رقم ملتی ہے تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر پاؤں گا. میں تیرے قابل تو نہیں، یہ تم بھی جانتے ہو، لیکن ایک راز کی اور بات بتا دوں، میں اولاد نبی ہوں، میں سید ہوں. کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جنید کی زندگی بدلنے میں ایک لمحہ تھا. آج جنید کو فیصلہ کرنا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہلوائے یا بادشاہ کا پہلوان. اللہ کا کرم ہوا تو جنید کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے کہا کہ تم میرا بازو پکڑو اور گھماؤ، میں گر جاؤں گا، تم میری چھاتی پہ بیٹھ جانا. تو ویسے ہی ہوا. انہوں نے بازو پکڑا، گھمایا، اور جنید زمین بوس ہو گئے، اور وہ سید زادہ ان کی چھاتی پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے لگا. سارے مجمع میں ہو کا عالم تھا. بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ساری دنیا حیران تھی کہ یہ کس طرح پاسبل ہے، کس طرح ممکن ہے. بادشاہ نے کہا ہرگز نہیں، یہ مقابلے میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے، کچھ جنید کو ہوا ہے، یہ دوبارہ کرایا جائے. دوبارہ ہوا. پھر وہ سید زادہ پھینکتا ہے، پھر اس کی چھاتی پہ بیٹھتا ہے. جب یہ 3 دفعہ مقابلہ ہوا تو 3 دفعہ وہ سید زادہ چونکہ طے ہو چکا تھا، جیت گیا اور اس کو رقم انعام کی ملی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی ہی رات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور بشارت دی، اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جا جنید، رہتی دنیا تک تیرا نام رہے گا، تو نے میرے آل کی لاج رکھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری لاج ہمارے حوالے ہے. کمزوروں پہ رحم کیا کریں، اپنا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ بھی جنید سے حضرت جنید بغدادی بن جائیں. تو ناظرین، وقت خاصا لے لیا ہم نے، تو واپس آتے ہیں ہماری ٹریننگ پہ. ہمارا جو ریفیولنگ آپریٹر تھا وہ اب جہاز کے قریب پہنچ چکا ہے. جہاز اپروچ ہو رہا ہے. جیسے کہ ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھٹا لیکچر ہے جس کو ہم نے ابھی تک ریفیولنگ کنڈکٹ نہیں کی، تو میں پیچھے والا کچھ نہیں دہراؤں گا. ایسا ہے کہ اب وہ جو بھی سپیڈ لمٹ تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اب پارکنگ میں آ کے کھڑا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ساری رولز جو ہیں وہ بتائے تھے. یہ اکثر اوقات آپ کو انگلش والا ہی ملتا ہے پیچھے بورڈ، چونکہ اس لیکچر سے پہلے ہم انگلش کا لیکچر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اردو کا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ ہم اردو کا بھی لکھا کریں گے تاکہ آپ کو بھی اور ایزی سمجھ آئے. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اینی ہو، اب وہ بندہ ایک جو جگہ ڈیزگنیٹڈ ہے ریفیولر کے لیے یا ڈسپینسر کے لیے، وہ وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جہاز اگر آ گیا ہے تب بھی، نہیں آیا تب بھی. اب جہاز سمجھیے آیا، اس کے انجن سٹارٹ ہے اور ہم مان کے چلتے ہیں کہ وہ 747 بڑا جہاز جو آپ نے جمبو اکثر دیکھا ہے، 4 اس کے انجن ہوتے ہیں، بڑا سا باٹم ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت جہاز ہے. مجھے خوبصورت ترین جہاز لگتا ہے 747. 200 and 400 بھی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. جیسے جہاز آیا، سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کی پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہینڈ سیٹ والا آئے گا، وہ لگائے گا، کپتان کو بتائے گا، کپتان انجن بند کرے گا اور چوک سون ہوگی اور فوراً سے پہلے وہ اشارہ کرے گا اور سٹیپس جہاز کو لگ جائیں گی پیسنجر کے لیے، اور کسٹم والا سب سے پہلے چڑھے گا، کلیئرنس دے گا. اس کے بعد وہ سامان چالو ہوگا. سامان سے مراد آف لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. ڈس امبارکنگ کہتے ہیں اس کو، پیسنجر کے اترنے کو. اب کمپنیز نے اپنا کام سٹارٹ کر دینا ہے اسی اسنا میں. آپ کو بتایا تھا ہم نے اردو کے لیکچر میں باقاعدہ طور پہ ڈیمونسٹریٹ کیا تھا جہاز کے ساتھ کون کون سی کمپنی ہیں آ کے گھل مل جاتی ہیں. تو ریفیولنگ ایئر کرافٹ کے سلسلے میں آپ کا ریفیولر یا ڈسپینسر بھی ان میں سے ایک شامل ہے. اب وہ جو بندہ ہے ریفیولنگ آپریٹر، وہ سیدھے جاتے ہوئے
पिछले लेक्चर में बताया था कि रिवर्स नहीं आना, उसने सीधा जाना है। और सीधे जाने के लिए दो आदमी, एक्चुअली प्रोसीजर ये है अब का कि दो आदमी होते हैं, एक उनमें से कंपनी मार्शलर होता है। जैसे कि जहाज को मार्शल किया जाता है, इसी तरह उस इक्विपमेंट को, क्योंकि ये इसकी एक सबसे बड़ी खामी ये कह लें कि जो डिस्पेंसर या रिफ्यूलर लगता है ये दो इंजनों के दरमियान लगता है। वो इंशाल्लाह कभी तस्वीर में आपको दिखा देंगे। तो दूसरा इंजन होता है उसके बिल्कुल करीब होता है, और बाज़ औक़ात इतना कम फासला होता है कि सिर्फ और सिर्फ बंदा उतरता है। तो इस वजह से वो कंपनी मार्शलर जो होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट को मार्शल करवा देना है। वो मार्शल करवाता है, कनेक्ट नहीं करता। वो जब खड़ा कर देता है उसको पैनल के बिल्कुल नीचे उसका प्लेटफॉर्म आता है, वो आके चेक कर लेता है और उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है। अब जब डिस्कनेक्शन की बारी होती है तो जैसे ही फ्यूल कंप्लीट हो जाता है तो रेडियो ब्रावो पे उसको ऑपरेटर इन्फॉर्म करता है कि भाई मेरी रिफ्यूलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं डिस्कनेक्शन पे हूं, तो मुझे निकालने के लिए आ जाओ। अब वो कहीं भी हो, किसी जगह पे भी हो, अगर वो कहीं फंसा हुआ है और वो पूछेगा कि इसका डिपार्चर टाइम क्या है, तो अगर वो बताता है कि इसका डिपार्चर टाइम से कि 15 मिनट बाकी है अभी, तो फिर वो रिलैक्टेंट होता है थोड़ा कि खैर है यार, मैं ये फलाना काम, क्योंकि उसके पास यही ड्यूटी है, तो हो सकता है किसी और जहाज के ऑपरेटर को मार्शल कर रहा हो। तो वो खत्म करने के बाद अगर कोई उसके पास काम नहीं है तो वो पहुंच जाता है उसके टाइम पे और वो फिर कुछ नहीं करता। ये सारी डिस्कनेक्शन जो करनी है रिफ्यूलिंग ऑपरेटर ने करनी है। डिस्कनेक्ट करके 360 डिग्री वॉक अराउंड हम इसे कहते हैं, वो करता है सारा, अपने गाड़ी को देखता है, डिस्पेंसर को, और उसके बाद गाड़ी में बैठता है और फिर दोबारा ये बंदा उसको मार्शल करता है बाहर जहाज के विंग से बाहर निकालने के लिए। और जब वो बाहर निकलता है मेन सर्विस रोड पे चला जाता है तो ये अल्लाह हाफिज करते हैं दोनों, वो अपनी जॉब पे, ये अपनी जॉब पे। ये एक प्रोसीजर है मार्शल का। मार्शलर के भी मैंने प्रोसीजर आपको बीच में बता दिया। अब वो मार्शलर ने आके डिस्पेंसर को खड़ा कर दिया और वो चला गया। अब बंदे ने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि जब भी हम रिफ्यूलिंग करते हैं, आपने मेरी उर्दू की वो जो मुझे वीडियो आई थी, किसी बंदे ने भेजी थी, उसमें आपने देखा था कि मैंने बताया था कि एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है, क्या क्या करना है उसमें सारा बताया था। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो वो जो मेरी वीडियो है इंसिडेंट है शायद वो, उसके बारे में, तो वो जरूर देखिएगा, उसमें वीडियो के साथ मैंने किया हुआ है। तो खैर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फिर हमें कट का इशारा कर दिया, लेकिन हम 1-2 मिनट ले जाएंगे जबरदस्ती इंशाल्लाह, ताकि कुछ ना कुछ हम कर लें। अब वो खड़ा हो गया, उसने सबसे पहले अंदर क्या करना है, एक पीटीओ सिस्टम होता है, पावर टेक ऑफ सिस्टम, वो ऑपरेट करता है अंदर से। उसका फंक्शन क्या है मैं इंशाल्लाह उसको भी ब्रीफ करूंगा। ऑपरेट करने के बाद वो जैसे ऑपरेट करता है तो गाड़ी को ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, न्यूमेटिक सिस्टम होता है ये सारा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है। अब वो गाड़ी मूव नहीं हो सकती, वो कहते हैं इंटरलॉक में आ जाती है, इंटरलॉक हो जाती है हर चीज उसकी, हर चीज से मुराद उसके चारों व्हील लॉक हो जाते हैं। अब जो मर्जी उसको, जितना मर्जी बड़ा ट्रैक्टर हो वो भी खींच नहीं सकता जब तक कि वो पीटीओ को ऑफ ना करे। वो अंदर एक पैनल बना होता है, उसको क्लच दबा के, उस बटन दबा के ऑन करता है तो एक की आवाज आती है, क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम होता है, तो वो एंगेज हो जाता है और उसका एग्जिट क्लियर होता है। गाड़ी का एग्जिट क्लियर होती है। इमरजेंसी में वो बंदा निकलना चाहे तो फौरन से पहले निकल जाए, इस तरह से गाड़ी पार्क होती है। तो आज पीटीओ तक रहते हैं। पीटीओ लगाने के बाद वो फिर गाड़ी के जो व्हील हैं उसको भी बाहर की तरफ मोड़ के रखता है। देखिए कितना स्वेर काम है, ये नहीं है वो सीधे रख देता है व्हील को, नहीं, गाड़ी के व्हील को भी बाहर करता है। ये भी प्रोसीजर है, कैसे मजे की बात है। तो उसके बाद वो नीचे उतरता है, तो बाकी कनेक्शन
इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दिलों को टूटने से बचाइएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।